केपियंस में आपका स्वागत है। आज हम अमृता के तीसरे भाग जिसे हम बरगाठ में पढ़ते हैं उसके पंचम पाठ जिसका नाम है सामाजिक कार्यम, इसका हम हिंदी भावार्थ पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम केवल इसके प्रश्नों उत्तरों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसा पहला प्रश्न है इसमें, तो मौखिक प्रश्नों को हम पिछले चैप्टर में कर लिए थे, इस चैप्टर में हम कर लेते हैं लिखित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है संधि विच्छेद का। तो उस संधि का ये हमको संधि विच्छेद दिया इस बार, और हमको संधि यानी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसमें अब हमारे पास पहला दिया है ना जोड़ इदम, ना जोड़ इदम। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी जब हमारा आ और ई दोनों मिलता है तो हमारे पास बनता है ए। तो ए का अब यहाँ पर हमारे पास कैसे हुआ, हमको कैसे पता चलेगा, तो हम देखते हैं शॉर्ट में। हम इसका वर्ण विच्छेद करें ना का, तो आएगा ना जोड़ आ, जोड़ ये ई जोड़ दम, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा इतना हिस्सा है, ये इसका मेरा अगर दोनों को देखेंगे तो ये बनाता है मेरा ए। तो इस तरीके से ये जब ना ए में मिलेगा, जब ये वाला ना ए में मिलेगा तो हो जाएगा ने, और ये लास्ट में बचा है दम, तो हो जाएगा मेरा ने दम। तो इस तरीके से हमारी ये संधि कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे व्याकरण में, अभी फ़िलहाल इसको इतना ही समझते हैं। तो ऐसा ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया नेदम। ख हमारा है का जोड़ चित, जैसा कि यहाँ हम बताते हैं ये विसर्ग संधि है, तो इसका हो जाएगा कशित। क्या हो जाएगा? कशित। ग है एका जोड़ अपी, तो एका में फिर विसर्ग आया, इसीलिए ये विसर्ग संधि है, और इसका हो जाएगा एको अपी। क्या हो जाएगा? एको अपी। फिर ग है, गा में हमारा दिया है एकेन जोड़ अपी। यहाँ भी हमारा देखिए, यहाँ पर हमारा स्वर संधि है, ये भी हमारा स्वर, पहला भी हमारा स्वर संधि का उदाहरण था, और घ भी हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, हमारा आ और आ दोनों मिलके हमारा, इसमें एरर है, अभी इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो दिया है इसमें गलत है, तो सही करते हैं इसको। क्या बनेगा? एकेन, यहाँ से हम अ निकाल लेंगे, जोड़ अपी, तो आ जोड़ पी, ऐसा है। तो इसमें हमारा इन दोनों को हम देखेंगे तो हमारा बनेगा अ, बन जाएगा अ। तो इसके साथ हमारे, तो ये बनेगा हमारा एक, इसमें देखेंगे तो क्या बनेगा इसका हमारा बन जाएगा एके ना। क्या बनेगा? एके ना, और लास्ट में जो पी बचा है वो लगा देंगे, तो एके ना पी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इसमें एक डंडा और आ जाएगा, है ना। तो हम इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, तो इसका हमारा हो जाएगा एकेन ना पी। ठीक है, ये हमारा ठीक होगा। अगला हमारा है निर्धन। ठीक है, तो नी यहाँ पे फिर से मिला हमें विसर्ग, तो विसर्ग संधि में है, तो हो जाएगा निर्धन इति। ये भी हमारा स्वर संधि में है, तो यहाँ देखें ई, अब ई और ए दोनों मिलेगा तो हो जाएगा इत ए, इत एवं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इत एवं। इस तरीके से हमारी ये संधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया है हमको 5वें प्रश्न में संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। तो संधि अभी हम जोड़े थे, अब हम तोड़ेंगे। तो जब तोड़ते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को, तो हम उसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद में इसमें पहला दिया है महिलाश्च, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका महिला का हो जाएगा हमारे पास महिला। इसका हमारा बनेगा पहला महिला जोड़ चा। क्या बनेगा? महिला जोड़ चा।
अगला हमारा है कश्चिन मार्गे, तो इसमें 2 संधि हैं। पहला हमारा जोड़ बनेगा महिला, पहला हमारा जोड़ बनेगा का जोड़ चित, ठीक है। इसके बाद दूसरा जोड़ बनेगा हमारा चित जोड़ मार्गे। क्या बनेगा? चित जोड़ मार्गे। तो अगला देखेंगे तो हमारे एक एक कश्य, तो इसका बनेगा एक जोड़ कश्य, ठीक है। अगला है यद्यपि, तो इसका बनेगा यदि जोड़ अपि। किंच, तो बनेगा किम जोड़ च। क्या बन जाएगा? किम जोड़ च। अगला है काश्चित, तो बनेगा काह जोड़ चित। तो यहाँ जैसे विसर्ग संधि आएगा तो ये भी हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। इसका देखेंगे तो इसमें व्यंजन है लास्ट में, तो हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। ये हमारी स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। इसको देखेंगे, ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें हमारे 2 हैं। पहला वाला जो ये वाला दिया है, यहाँ हमें है विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। और लास्ट वाला ये वाला जो हमको दिया है जोड़, इसमें हमारी है व्यंजन संधि। इसमें हमारी व्यंजन संधि है। और इसमें तो आप जानते हैं, ये इसमें हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। और लास्ट में जो हमको मिला है संकटो अपि, तो इसमें विसर्ग दिया है तो संकटः जोड़ अपि हो जाएगा। और इसमें भी हमारी विसर्ग संधि है। तो इस तरीके से हमने संधि विच्छेद को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में दिया है वाक्य निर्माणम कृत। हमको वाक्य निर्माण करना है। अब कैसे निर्माण करना है? ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ, ठीक है। ऐसा वाक्य बनाना है कि हम इन शब्दों का क्या कर लें, उसमें प्रयोग कर सकें। तो पहला जैसा दिया असमर्था, तो ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें असमर्थ शब्द आ जाए। तो हम बनाते हैं सा कार्यम कर्तुम असमर्थ अस्ति। वह कार्य करने में असमर्थ है। इदानीम, अगला शब्द है इदानीम, तो इसका है इदानीम परोपकार का ना दस्यते। अगला हम बना लेंगे वृद्धा। अगला वृद्धा है, वृद्धा मतलब बूढ़ा, तो वृद्धः जना सेवा योग्या भवति। वृद्धा जना सेवा योग्या भवति, वृद्धा का यूज कर लिए, यानी जो वृद्धजन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो सेवा के लिए योग्य होते हैं, यानी उनकी सेवा करना चाहिए, सेवा योग्य होते हैं। पतति, तो पतति मतलब गिरता है, तो गिरता है, कुछ भी गिरता है। तो इसका सबसे ज़्यादातर उदाहरण है वो देखे होंगे, वृक्षात् पत्रम पतति। पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला है गमिष्यामि, तो आमी आया जाहिर सी बात है, अहम का यूज होगा, इसीलिए हम कहें अहम आपणम गमिष्यामि। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अहम गृहम गमिष्यामि। तो हमने आपणम मतलब बाजार, तो हाट या बाजार, तो उसके लिए हम लिखे हैं वर्तते। भारतस्य उत्तरे हिमालय वर्तते, यानी भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है ना। यह है आसीत का बोले तो था, यानी ये भूतकाल के लेके बात करता है। तो कृष्णा एकः नृपा आसीत, कृष्ण एक राजा था या थे, ठीक है। इस तरीके से हम इनने वाक्य का प्रयोग कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमको दिया है फिल द ब्लैंक, यानी हमको खाली स्थान भरना है। तो 7वां हमारा प्रश्न हो चुका है। और इसमें पहले में हम क्या कर लेंगे, दृश्यते भरेंगे। क्या भरेंगे? दृश्यते भर लेंगे। तो जैसा दिया सर्वदे सुखम ना दृश्यते, बुक की मदद में देखेंगे तो वहाँ आपको दृश्यते मिलेगा, तो हम इसमें दृश्यते भर लेंगे। खा में दिया है जना ग्रहम, तो लोग कहाँ जाते हैं? जाते हैं घर। जाने के सेंस को कहते हैं गच्छन्ति, लोग घर जाते हैं। वृक्षे आम्र फलानी, वृक्षों पे आम्र फल हैं, तो इसीलिए आ जाएगा संति, हमारा संति वाला हो गया। अगला है छात्रा अस्ति, तो अस्ति एक वचन है, तो इसमें एक वचन में हम कहेंगे कौन? छात्र। तो छात्र कौन है यहाँ पे? रोहित, तो इसीलिए हम इसमें रोहित भर दिए।
प्रवहंती बहता है, कौन बहता है? तो नदियाँ बहती हैं, तो इस वाला हमने नदियाँ भर दिया, और लास्ट वाला हमारा बचा तो इसमें हम जना भर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये खाली जगह भी पूरी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रामर की दृष्टि का क्वेश्चन है। ये 8वां प्रश्न हमारा ग्रामर की दृष्टि का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है प्रकृति प्रत्यय विभाग। तो प्रकृति प्रत्यय होता क्या है, उसमें हमें बताना होता है कि इसमें धातु क्या है, इसका वचन क्या है, इसका ठीक है कौन सा पुरुष है, ये सब हमको बताना होता है। तो लेकिन अब यहाँ देखो, जो हमारे पास इस तरीके की जो आकृति बनी है, इसको रूट कहते हैं गणित में। तो इसमें ये क्या है हमारा बताता है, ये इसका मूल क्या है। मूल बोले तो इसका धातु क्या है, ठीक है। तो ये धातु को बताता है, धातु शब्द को बताता है। तो जैसे हमारा पहला देखें, लिखा है भवितुम। भवितुम का मतलब है, ये जो शब्द है ये जो बना है भू धातु से। किससे बना है? इसमें है भू धातु, और लास्ट में ये लगा है तुमिन। तो तुमिन हमारा इसमें प्रत्यय है। तो प्रत्यय और हम जान लेते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? जब कोई भी पद है उसके बाद में कुछ ऐसे शब्दांश लगते हैं जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब वो अर्थ किसी पद में लग जाते हैं तो एक विशेष अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम कोई एक ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक नौकर, उदाहरण के तौर पे नौकर एक शब्द है, इसमें हमने लगा दिया ई। क्या लगा दिया? ई। तो अब ये हमारा एक नया शब्द बन गया नौकरी। दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारा हो गया नौकरी। अब गौर से देखें हम इस बात को, तो यहाँ पर ये तो हमारा मूल शब्द है, लेकिन जो हमारा ई है ये हमने बाद में शब्द के बाद में लगाया। तो शब्द के जब बाद में लगता है तो उसको कहते हैं हम प्रत्यय। तो यहाँ पर ई हमारा प्रत्यय है। ई क्या हो जाता है? हमारा प्रत्यय हो जाता है। तो लेकिन इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसके लगा तो यहाँ था नौकर और इसने अर्थ बना दिया एक नया, तो ये हो गया अब नौकरी एक नया शब्द हो गया जिसका अर्थ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में बात करें तो ये जो हमको दिया है इसको हम मिटा देते हैं। जो हमको दिया है तुमुन, ये हमारा प्रत्यय है, और भू जो हमारी है वो धातु है। इन दोनों से ये मिलके बना है भू जोड़ तुमन। अगला है निर्मातुम। तो निर्मातुम में अब हम एक बात और देखते हैं। जैसा अभी हम देखें कि पद से बाद में अगर लगता है कोई चीज़ यहाँ, तो हमारा बनता है प्रत्यय। क्या बनता है? प्रत्यय। ये तो बात ठीक है। अगली दूसरी बात यह है, यदि प्रत्यय के पहले लग जाए तो हम क्या बोलेंगे? तो अगर प्रत्यय पद के पहले कोई चीज़ लग जाती है तो हम उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो हम उस पद के लिए बोलते हैं उपसर्ग जो हमारे पद से पहले लगता है। तो इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ आप देखिए हमारा जो धातु है वो है माँ, उससे पहले निस उपसर्ग लगा है और तुमुन प्रत्यय लगा है, जिन दोनों से निर्माण हुआ है निर्मातुम का। अगला है गंतव्य। तो इसमें मैंने ये लाइन नहीं खींची है, एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, गम यहाँ धातु है और तव्य इसका प्रत्यय है। ऐसे ही आसन बना है, अस भी एक धातु है और ल्युट उसमें प्रत्यय है। ल्युट लिखा है, ऐसा करके लिखा हुआ है ये ल्युट, ठीक है, ये एक प्रत्यय है। ये जो लिखा हुआ है ये ल्युट है। अगला है समागत्य। अगला है समागत्य, इसमें सम हमारा प्रत्यय है, वो उपसर्ग है। ये भी आ हमारा उपसर्ग है और गम इसमें धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है। यानी अब यहाँ पर हमारे दो उपसर्ग आ गए, ठीक है। अगला है पठिता। तो पठिता में हमारा पठ धातु है और कित इसमें लगा हुआ है प्रत्यय। इस तरीके से हमारा प्रत्यय वाला जो समझ में आ गया होगा कि ये प्रत्यय क्या होता है, तो यहाँ समझना जरूरी था। एक बार इस बात को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला हम इनको मिटा देते हैं।
चलिए हम मिटा लिए और हम एक बार में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या था? प्रत्यय था अगर किसी शब्द के, यदि किसी शब्द के या पद के बाद में कुछ लगता है तो इसको हम कहेंगे प्रत्यय। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम प्रत्यय। और तो ये हमारा हो गया प्रत्यय। अगर कोई शब्द है या पद उससे पहले कुछ लग जाए यहाँ, तो उसको हम बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। तो उपसर्ग लगता है शुरू में। कहाँ लगता है? शुरू में। और प्रत्यय लगता है बाद में। तो इतना बात हमको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है इतने से ज़्यादा अभी जानना ज़रूरी नहीं है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के या पद के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के या पद के शुरुआत में लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें हमको दिया है मिलान करने के लिए। तो मिलान करना है। पहला दिया है मानवस्य एकाकित्वेन। तो पहले का हम मिला देंगे दूसरे से, स्वार्थवादा उदित। अगर मनुष्य अकेलापन में है तो क्या है? यहीं से स्वार्थवाद का जन्म लेता है। इसलिए पहला का जो हम मिला देंगे किससे? दो से। ठीक है, अगला है कामे दुख तप्तानाम। तो जब ये हम बिल्कुल लास्ट में पढ़े थे ये वाली लाइन, तो ध्यान हो तो इसका हो जाएगा प्राणी मार्तनाशा। इसका हो जाएगा प्राणी नामर्ति नाशनम। तो हम मिला देंगे ख का बिल्कुल लास्ट में पचवा से। अगला है इदानीम मनुष्यम स्वेकीयम हितम एव। तो जो गा है उसको हम मिला देंगे सर्वोपरि मन्यते, यानी मनुष्य को अपने हित से ऊपर, अपने कर्म को सबसे ऊपर मानना चाहिए। काचित समाज की संस्था। तो कई सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो संपूर्ण ग्राम को स्वच्छ करती हैं, है ना? पढ़े थे क्वेश्चनों में। तो हम इसका तीसरे से मिला देंगे। सामूहिक विवाह। तो सामूहिक विवाह कहाँ होते हैं? सामाजिक स्तर पे बात किए थे। तो इस तरीके से हमारा ये मैचिंग भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में दिया है विपरीतार्थक शब्दयो सुमेलम कुरुत। तो विपरीत शब्दों को क्या करना है? हमको मेल करना है। तो पहला है हमारा गच्छति। गच्छति का हम मिला देते हैं अगच्छति से। दूसरा है उचितम। उचितम का हम मिला देते हैं अनुचितम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुचितम, यानी उल्टा। अगला है तदानीम। तदानीम का हम मिला देंगे इदानीम से। तो उसका उल्टा हो गया इदानीम। समर्था। तो समर्था का होता है असमर्थ, तो हम इससे मिला देंगे। अगला है रिक्ता। तो रिक्ता का मतलब खाली, तो इसका हम मिला देंगे पूर्णा से। इसके बाद अगला है सफलम। तो सफलम का मिला देंगे असफलम से, यानी फेल हो जाना। और एट लास्ट बचा हमारा कर्तव्य। तो इसका मिला देंगे हम अकर्तव्य से। इस तरीके से ये हमारी सारी मैचिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला है उदाहरण अनुसारम अव्यय पदानि चुन। तो हमें इसमें से उदाहरण, जैसे यथा का मतलब होता है जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे। तो जैसे दिया शीला स्व ग्रामम गमिष्यति। तो श्वा जो लिखा है, श्वा का मतलब कल, तो ये हमारा जो है अव्यय पद है। तो अव्यय समझना होता है क्या होता है? तो अव्यय वे पद होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, काल को बदलने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो जैसे के तैसे रहते हैं। उन्हें हम अव्यय कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अव्यय। तो इसमें ऐसे कुछ पद हैं, उनको हम लिख लेंगे। तो पहला इसमें है वैष्णवी कुत्र गमिष्यति। पहला है, तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और यही हमारा क्या है? यही पद हमारा इसमें अव्यय है। अगला है शांभवी कदा पठिष्यति। तो ये हमारा कदा इसमें हमारा हो जाएगा
अव्यय पद। आयुषी चैत्यनम चा लिखा तो चा इसमें हमारा अव्यय पद है, चा इसमें हमारा अव्यय पद है। जावेद उच्चय हसत, उच्चय भी इसमें हमारा अव्यय पद है। अगला है जौना सर्वदा सत्यम वदति, तो ये हमारा सर्वदा इसमें अव्यय पद है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया 11वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति लिखत। हमको जो हाईलाइट दिए हैं रेड कलर में, जो हमको लाल कलर में जो हमको शब्द दिए हैं, इनकी हमको विभक्ति बतानी है। तो विभक्ति बताने से पहले आपको शब्द रूप कुछ याद होने चाहिए। उदाहरण के तौर पे बालक का, तो बालक के अगर आपको रूप याद होंगे तो आप इसको बहुत आसानी से पकड़ सकेंगे। तो उसी के हम हेल्प से हम इसमें करेंगे। हालांकि जब ग्रामर का हम पोर्शन कराएंगे तो हम उसमें डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ ग्रामर के पोर्शन में केवल हम इसको एक क्वेश्चनों को बना लेते हैं। पहला है मनुष्यसु, तो आप मनुष्यसु को चेक करने के लिए देखेंगे उसमें बालकेसु कहाँ आया है। तो बालकेसु हमारा आता है बिल्कुल लास्ट में, सप्तमी विभक्ति में। किसमें मिलता है हमें? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। तो हम इसमें लिखेंगे सप्तमी और हर किसी के आगे ये शब्द लगा देंगे विभक्ति। क्या लगा देंगे? विभक्ति। तो मैं केवल ये सब विभक्ति का नाम लिख दूंगा, विभक्ति अपने आप लिख लेंगे। अगला है समाजस्य, तो समाजस्य को आप रिलेट कर देंगे बालकस्य से, और बालकस्य आता है अपना षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। किसमें आता है? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। सर्वेशाम, तो सर्वेशाम का आप अर्थ लगाएंगे बालकान। बालकान जैसा होता है सर्वेशान, तो हमारा बालकान, तो बालकान हमारा आता है द्वितीय विभक्ति में। सर्वेशाम, सर्वेशाम आता है हमारा द्वितीय विभक्ति में। बालका, बालको, बालकः, बालकम, बालको, बालकान, ऐसी हो जाएगा ये सर्वेशान। तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में। ठीक है, तो ये हमारी द्वितीय हो गई। अगला है ग्रामे, तो इसका आता है बालके। तो बालके का हम बोलेंगे बिल्कुल लास्ट में जो होता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अगला है जने, तो ये हमारा हो जाएगा तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तृतीय विभक्ति का बहुवचन। जैसे हमारा जो मिलता है बालकेन, बालकेभ्याम, बालकई, उसी की जगह आया जने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला हम, और इस प्रश्न का लास्ट है ये, अधोलिखित तद्भव शब्दान। अब हम समझते हैं तद्भव, और दूसरा एक शब्द होता है तत्सम, एक है तद्भव। तद्भव शब्द हिंदी के शब्द हैं जो पहले क्या थे, हमारी लैंग्वेज संस्कृत में कुछ बदलाव किया, और बदलाव हो गया, भाषा के बोलते गए हम लोग, और कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आता गया। जो बदलाव हुआ उसका कहलाया तद्भव, और जिन शब्दों से बदल के आए वो कहलाए तत्सम। तो तत्सम शब्द हमेशा संस्कृत के शब्द होते हैं। तो हमारे पास ये जो शब्द दिए हैं ये तद्भव हैं, और हमको लिखना है तत्सम शब्द। कैसे शब्द लिखने हैं? तत्सम। तो गांव का होता है ग्राम। आग का होता है अग्नि। क्या होता है जी? अग्नि। अगला होता है कुआं, तो कुआं का होता है कूप। खेत को कहते हैं हम क्षेत्र। पांचवा, इसको कहते हैं हम पंचम। सब को कहते हैं शर्व। बूढ़ा को कहते हैं हम वृद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। हमको कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। हम आपकी कमेंटों को पढ़ेंगे और उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।